सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। नाम पवन कुमार। आज अपन कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। प्रकरण का नाम है अपना जो हमारे अतीत किताब है इतिहास की, उसका 8वां पाठ जो है, जो आपके लिखा हुआ है यहाँ कि महिलाएं, जाति एवं सुधार। ये बात अपन कर रहे हैं प्राचीन काल की, जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था या मुगलों का शासन था। तो अंग्रेज़ों के शासन के समय महिलाओं के साथ जो भेदभाव वो बढ़ने लग गया था लगातार। उनकी शिक्षा वगैरह सब, मतलब हर एक चीज़ के साथ उनमें भेदभाव किया जाता था और कई ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी जो उस समय के समाज में तो मतलब सही मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान को देखते हुए वो प्रथाएं एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रथाएं थी और महिलाओं के जो सम्मान को लेकर वो प्रथाएं आज के समय में उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए कई समाज सुधारक हुए जिन्होंने इस प्रथाओं का पुरजोर विरोध किया तथा इन्होंने इन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगवाने की कोशिश की। उस समय शासन था अंग्रेजों का, तो इसलिए उनको उन्होंने मनाया तथा उसके पक्ष में कानून बनवाए तथा कई जो है प्रथा का उन्होंने विरोध किया। उन प्रथाओं में जो आपके सामने लिखा हुआ है, उन प्रथा में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, जाति प्रथाएं ये कुछ प्रचलित थी। तो विद्वानों ने देखा कि भाई ये प्रथाएं लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है तथा महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने इसके पक्ष में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया तथा कानूनी रूप से भी इस पर प्रतिबंध लगवाने की कोशिश की। सबसे पहले जो है वो है सती प्रथा, ठीक है ना। सती शब्द का यूज करते हुए पुराने विद्वानों ने इसको एक प्रथा ही बना दिया। सती का मतलब होता है वो महिला जो पुरुष के लिए पतिव्रता हो, यानी जब पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो अपनी इच्छा से उसकी चिता के साथ बैठकर वो भी स्वर्ग लोक जाती थी। तो सती शब्द एक कहने का मतलब ये है कि सम्मान सूचक शब्द था, लेकिन बाद में जो समय बीतता गया ये सम्मान तो था, लेकिन बाद में महिलाओं पे अत्याचार कर दिया। कोई महिला सती होना नहीं चाहती थी, फिर भी उनको जिंदा जला दिया जाता था, उनको उनकी लाश के साथ चिता के साथ बांध दिया जाता था और बाद में उसको सती कर दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय जैसे विद्वानों ने देखा, उन्होंने अपने घर में ही ये कहानी देखी थी, ठीक है ना, कि उन्होंने घर में ही एक महिलाओं को सती होते हुए देखा, तो उन्होंने देखा ये प्रथा अच्छी नहीं है, ये तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब पुरुष को दूसरी शादी की जो है छूट होती है तो महिलाओं को क्यों नहीं होनी चाहिए। महिला भी को भी जीवन जीने का अधिकार होता है, एक जीव है, और आप उनको जीवित जला रहे हो तो ये एक प्रकार की हत्या से कम नहीं है। तो इस हत्या वाली प्रथा को बंद कर किया जाना चाहिए। तो इन्होंने अंग्रेजों को कई बार इसके प्रथा के बारे में जानकारियाँ दी और बाद में वो सफल भी हुए और बाद में उस समय इनके प्रयास के कारण ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की और 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर कानूनी रूप से रोक लगवा दी। हालांकि बाद में भी ये प्रथा काफ़ी दिनों तक चली, लेकिन कानूनी रूप से ये प्रथा बिल्कुल प्रतिबंधित है। आज के समय में अगर ऐसा पाया जाता है तो उनको सजा हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सती प्रथा के बारे में तो कारण था कि उस समय मुगलों का शासन था और मुगल लोग, ठीक है ना, के शासन में महिलाओं सुरक्षित नहीं थी, इसलिए महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए जब भी पति की मौत होती थी तो उन विधवा महिलाओं को जीवन जीना मुश्किल हो जाता था, इसलिए ये प्रथा शुरू हुई थी। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि मैंने सारे ग्रंथ पढ़े, ठीक है ना, सभी ग्रंथों में किसी में भी रामायण महाभारत गीता सब ग्रंथों में एक में भी ऐसा जिक्र नहीं आया है कि ऐसी प्रथा जो शायद चल रही है। तो ये कहाँ से आई, यानी ये प्रथाएं बाद में शुरू की गई थी। तो जब ग्रंथों में ही नहीं है, अपने धर्म में ही नहीं है, तब ये प्रथा शुरू करने का मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने इन प्रथा का पुरजोर विरोध किया और विरोध करते करते इन्होंने रोक लगवाने में सफलता हासिल की। तो सती प्रथा पर जो रोक लगी थी 1829 में, याद रखना, राजा राम मोहन राय साहब थे बंगाल के, ठीक है ना। राजा इनकी एक उपाधि है, ठीक है ना। ये बहुत विद्वान थे, अरबी फारसी के साथ अंग्रेजी भाषा के भी जानकार थे तथा चाहते भी थे कि भारतीय लोग भी अंग्रेजी पढ़ें। पश्चिमी भाषा का ये समर्थन करते थे। कारण था
कि अगर पश्चिमी भाषा भारत वाले पढ़ेंगे तो ही भारत वाले अंग्रेजों की जो किताबें वगैरह पढ़ने के बाद उनकी जो नीतियाँ जान पाएंगे और बाद में फिर उनका विरोध करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने पाश्चात्य भाषा पे भी जोर दिया। ये खुद अरबी भाषा और संस्कृत के भी जानकार थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और उन सब जगह इन्होंने ऐसी प्रथाएं जो समाज के विरुद्ध थी या जो महिलाओं के विरुद्ध थी, उन सब प्रथाओं का उन्होंने अपनी पुस्तकों में जिक्र किया था और बाद में उन्होंने सफलता भी हासिल की। जैसे उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवा दी। उसके बाद दूसरी है बाल विवाह, ठीक है ना। हालांकि भारत में पुराने ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता है कि छोटी जो लड़कियों की शादी कर दी जाए, लेकिन जैसे जैसे मुगल शासन आए महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ती गई। तो इसलिए घर वाले कहते थे कि भाई टाइम पे जल्दी से जल्दी जितने जल्दी हो जाए उनकी शादी करवा दो। तो इसलिए धीरे धीरे बाल विवाह होने लग गया। फिर वो भी कुप्रथा ही थी क्योंकि बच्चियों को कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर बाद में इन्होंने विरोध किया, ठीक है ना। समाज सुधारकों ने, राजा राममोहन राय भी थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी थे, ठीक है ना। तो उन्होंने एक कानून पारित करवाया जिसमें उम्र निश्चित की गई। लड़कों की उम्र 18 वर्ष निश्चित की गई और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निश्चित की गई और लड़कियों की उम्र जो है वो 16 वर्ष निश्चित की गई, ठीक है ना। और वर्तमान में आपने देखा होगा अभी जो कानून पारित हुआ है उसमें, ठीक है ना, लड़कियों और लड़कों की उम्र में फेरबदल किया है। बाद में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने लड़कियों की उम्र 21 साल कर दी और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी। लेकिन अभी जो कानून में भारत सरकार चाह रही है कि लड़कों की 21 है लेकिन लड़कियों की भी 21 वर्ष होनी चाहिए ताकि क्या है उनकी भी शिक्षा पूरी हो जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने विवाह जो बेमेल विवाह था, ज़्यादा बड़ा उम्र का लड़का और छोटी उम्र की लड़कियां, इनको भी विरोध किया। फिर धीरे धीरे बाल विवाह पर भी रोक लगी। उसके बाद फिर तीसरी जो प्रथा थी वो है विधवा विवाह। यानी जब पति की मौत हो जाती थी तो अधिकांश महिलाओं को तो सती कर दिया जाता था, लेकिन फिर बाद में सती प्रथा बंद हुई तो विधवाओं की जिंदगी दुभर हो गई। अब वो विधवा महिला जाए कहाँ और किसके भरोसे वो अपना जीवन जिए। इसलिए कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने समर्थन किया कि इन्होंने विधवा की दूसरी शादी होनी चाहिए। अगर पुरुषों को दूसरी शादी करने का अधिकार है, जब महिला की मौत हो जाती है तो पुरुष, जो विधुर पुरुष दूसरी शादी कर सकता है, तो महिला भी दूसरी शादी करने का अधिकार होना चाहिए। तो जो विद्वान थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है ना, इन्होंने बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने धीरे धीरे कोशिश की और 1856 में इन्होंने अंग्रेजों को विधवा विवाह जो कानून पास करने के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे इन्होंने विधवा विवाह का कानून पारित भी करवा दिया। इस तरह से दूसरी जो भयानक प्रथा थी इन पर रोक लगी, क्योंकि आपको भी पता है कि अकेली महिला का जीवन जीना कितना मुश्किल होता है, उनके बच्चों को पालन पोषण करना वगैरह। तो इसके बाद अब महिला जो है, विधवा महिला भी दूसरी शादी या विवाह जो है वो कर सकती है, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रथा थी वो है जाति प्रथा, ठीक है ना। अपने समाज में जाति प्रथा प्रचलित भी थी। अपने पुराने ग्रंथों की बात करें तो वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण का मतलब होता है कार्य के आधार पर वर्णों में विभाजन किया हुआ था। कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं था कि ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय या शूद्र है, उसमें भेदभाव होना चाहिए। केवल नाम मात्र के वर्ण थे। ब्राह्मण का कार्य वेद पाठ करना या शिक्षा देना था, ठीक है ना। क्षत्रियों का कार्य है देश की रक्षा करना था, बलिदान देना, ठीक है ना। वैश्य का कार्य है व्यापार करना और शूद्रों का कार्य था सेवा करना। जो लोग इन कार्यों में थे उनकी सेवा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था तो खत्म हो गई और जाति व्यवस्था शुरू हो गई। यानी जन्म के आधार ही पर ही आदमी की जाति शुरू होती थी। तो अपने जो 4 वर्ण है वो ध्यान रखना। समाज में उस समय 4 वर्ण प्रचलित थे, ठीक है ना। उनमें सबसे प्रमुख वर्ण माना जाता था ब्राह्मण, ठीक है ना। दूसरा वर्ण माना जाता था क्षत्रिय, तीसरा वर्ण माना जाता था वैश्य और चौथा वर्ण माना जाता था शूद्र। यानी जो लोग शिक्षा का अध्ययन अध्यापन करवाते थे वो ब्राह्मण थे और जो लोग अपने राज्य वगैरह की रक्षा के लिए जाते थे वो क्षत्रिय थे और जो लोग व्यापार वगैरह करते थे वो वैश्य थे और जो लोग सेवा कार्य करते थे, सेवा में किसान भी आते थे,
चर्मकार आता था, कुम्हार, नाई, धोबी, ये सब लोग जो आते थे। अब बाद में क्या हुआ कि काम तो हो गया खत्म और नाम की रह गई जाति। भले कोई काम करता हो लेकिन जन्म से ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा। फिर धीरे धीरे फिर वर्गवाद शुरू हो गया, फिर भेदभाव शुरू हो गया, ऊंच नीच का स्टार्ट हो गया। तो कई जगह जैसे अपने दयानंद सरस्वती जैसे लोगों, स्वामी विवेकानंद जी ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि लोगों ने जाति प्रथा की घोर आलोचना की। इन्होंने कहा कि नहीं, आदमी है वो एक आदमी के रूप में अगर आपस में भेदभाव करेगा तो फिर कहाँ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने इन प्रथाओं के बारे में कोशिश की। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज बनाया। आर्य समाज में इन्होंने बिल्कुल भी भेदभाव मिटा दिया कि कोई भी ऐसे लोग जो भेदभाव नहीं चाहते वो अपने पीछे आर्य लगा दे। आर्य का मतलब हम भारतवासी हैं, क्योंकि भारत वालों को पहले आर्य कहा जाता था, ठीक है ना। तो इस चक्कर में धीरे धीरे जो है समाज के अंदर जाति प्रथा का अंत हुआ। और अभी भी यूँ है कई कई जगह अभी भी पुराने पीढ़ी के लोग हैं तो वो काम चलता है जातियों के हिसाब से, लेकिन अब जो जाति प्रथा काफ़ी कम हो गई है, ठीक है ना। तो अपने में आपने रामायण का देखा होगा, सबरी को देखा होगा, वो भील जाति की महिला थी, फिर भी राम जी वहाँ गए थे और उन्होंने बेर खाए थे। निषाद राज थे, ठीक है ना, जो राम जी के जो मित्र थे, ठीक है ना। तो ऐसे कई वर्णन आते हैं जिसमें अपने बड़े बड़े ग्रंथों में ये जाति प्रथा, ये वर्गवाद, ये वर्णवाद का हुआ ही नहीं। फिर ये प्रथाएं कहाँ से शुरू हुई? तो बाद में जो प्रथाएं शुरू हुई है जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, तो वो प्रथाएं गलत है। तो इसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया और धीरे धीरे जाति प्रथा जो भी वर्तमान में कानून बना हुआ है, तो जाति प्रथा के ऊपर भी धीरे धीरे रोक लगी और लोगों को समझाया कि भाई जो है जाति से कुछ नहीं होना है, कार्य के आधार पर इंसानों में होना चाहिए, ये जातिवाद और वर्गवाद है। फिर उसके बाद स्त्री शिक्षा, ठीक है ना। अभी भी अपन आंकड़े देखते हैं तो स्वतंत्रता के समय महिलाओं की साक्षरता मात्र 5% और उससे कम थी। पुरुष 20-25% के आसपास साक्षर थे। धीरे धीरे महिलाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। वर्तमान में जो है महिलाओं की साक्षरता भी 60-62% के आसपास पहुंच गई है, ठीक है ना। तो अभी भी होना है। आज भी आपने देखा होगा कि आज भी वर्गवाद या ये भैया बहनों के बीच जो भेदभाव वाला मामला होता है, लेकिन अब तो शिक्षित समाज है और शिक्षित समाज के अंदर क्या है कि इतना भेदभाव नहीं होता है। तो अभी भी क्या है, स्त्री शिक्षा का समर्थन जरूरी है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर अपने 12वीं तक के विद्यालय खुले हुए हैं, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में सरकार ने भी प्रयास किया है, ठीक है ना। तो ये महिला शिक्षाओं में देखे अपने तो पंडित रमाबाई और ज्योतिबा फुले इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था और सबसे पहले महिलाओं के लिए अलग विद्यालय खोले थे, ठीक है ना। और कई जगह इन्होंने कोशिश की कि महिलाओं को भी शिक्षा मिले और धीरे धीरे प्रयास इनका अच्छा हुआ। वर्तमान में महिलाओं की भी जो है साक्षरता काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखें जो अपने अध्याय का नाम ही था महिलाएं, जाति और सुधार। तो अपने कई विद्वान हुए हैं जो लगातार जिन्होंने सुधार कार्य किए हैं, ठीक है ना। इसमें देख लो ये आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। एक बार इसको नोट कर लेना, है ना। धन्यवाद।